नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना स्टडीज चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मैं नीतीश कुमार आप सबों को आज केमिस्ट्री का लेसन 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले पढ़ने के लिए आता है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग प्रतिदिन अपने आसपास में होने वाली चीजों को ही और घटनाओं को ही पढ़ते हैं। हमारे पास में या हमारे जितने भी अगल बगल में जितने भी चीजें हम लोग को खाने पीने से लेकर अलग अलग चीजें मिलती हैं, वो सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही देन है। और केमिस्ट का ही फलस्वरूप से वो चीजें एक दूसरे से मिलकर बनती है और हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी केमिस्ट्री के रूप में हम लोग देखते हैं। तो आइए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि परिवर्तन किस रूप में होता है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों में दो रूप में हमारे परिवर्तन होता है। एक होता है कि रासायनिक परिवर्तन, जिसको केमिकल चेंज बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ जब एक से दूसरे रूप में बदलता है तो फिर से अपना अवस्था में वापस नहीं आता, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें उसका मूल गुण जो होता है एक दूसरे पदार्थ में बनने के बाद गायब हो जाता है और वो फिर से अपना अवस्था में वापस नहीं आता। तो ये क्या कहता है रासायनिक परिवर्तन। जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल में लिखा है पर दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि दूध से दही बनाते होंगे, तो दूध से जब दही बनता है तो क्या फिर दही से दूध पुनः बनता है? नहीं। तो ये जब एक से दूसरे में परिवर्तन होने के बाद जब वापस वो अपना अवस्था में नहीं आ पाता, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चावल से भात का बनना। हम अपने घरों में ही देखते हैं अक्सर, जो हम लोग चावल खाते हैं भात, तो चावल को पकाने के बाद भात बन जाता है, लेकिन भात से पुनः फिर वो उसी रूप में चावल उपलब्ध प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के परिवर्तन के कारण होता है। तो ये सब जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से आए दिन हम लोग देखते हैं लोहे में जंग का लगना। ये लोहे में जंग कब लगता है? खास करके नमी वाले मौसम में, यानी आर्द्र वायु जब रहता है तब हम लोग खुले में अगर लोहे को छोड़ देते हैं तब नमी पाकर लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है, जिसको इंग्लिश में रस्ट भी बोलते हैं। और आप लोग अक्सर देखेंगे कि लोहे पर मतलब कि भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिससे लोहे क्या होता है, लोहे का संक्षारण भी होता है और लोहा धीरे धीरे खराब होता है, मतलब कि वो कमते चला जाता है। तो ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार से और बहुत सारे परिवर्तन हम लोग अपने दैनिक जीवन में आसपास में देखते रहते हैं। मैं 2-3 को लिखा हूँ इस तरीके से। एक और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में मुख्य एग्जाम्पल ये होता है जल का। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जल को गर्म करते हैं और जल को गर्म करने पर फिर क्या होता है, वाष्प बनता है, और वाष्प को ठंडा करते तो फिर पुनः जल बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें इसलिए होता है ऐसा क्योंकि इसमें भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, इसका मूल गुण का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो मूल गुण वही रहता है, सिर्फ उसकी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो फिर से क्या होता है, वो अपना अवस्था में आ जाता है। इस कारण क्या होता है, क्या भौतिक परिवर्तन। जैसे जल को गर्म किए तो उसके कुछ अणु गर्म होकर वाष्प के रूप में निकले और फिर वाष्प के रूप में होकर फिर अगर वाष्प को ठंडा कर दिए तो पुनः क्या प्राप्त हो जाता है, जल। उसी प्रकार से जल को अगर ठंडा किए तो बन जाएगा बर्फ, और बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जल। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से आप लोग अपने घरों में मोमबत्ती को जलाते हुए देखे होंगे, मोमबत्ती जलाते होंगे तो मोम और मोमबत्ती, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, इन दोनों में अंतर है। अगर सिर्फ होता है मोम का पिघलना तो मोम का पिघलना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती को, इस तरीके से मोमबत्ती होता है, इस तरीके से।
तो क्या होता है, इसमें बीच में बत्ती होती है। तो मोम, जब मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं देखते हैं कि कुछ मोम जो होता है जलने के बाद बाष्प के रूप में अलग निकलता है, उड़ जाता है, और कुछ जो क्या होता है ये पिघल कर नीचे भी गिरता है। इसके साथ साथ इसका बीच का जो बत्ती होता है वो क्या होता है, जलते रहता है। तो मोमबत्ती जो होती है क्या होती है, पूर्ण रूप से जल जाती है, वो कभी वापस आने वाली नहीं है। लेकिन ये जो मोम पिघल कर गिरता है फिर से हम इससे मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं। तो ये मतलब कि एक प्रकार का भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तब जब कहेंगे मोमबत्ती का जलना तब, लेकिन अगर सिर्फ मोम का पिघलना कहेंगे तो क्या हो जाएगा, रासायनिक यानी भौतिक परिवर्तन। तो ये हम लोग आप आसपास में होने वाले परिवर्तनों को देखें, इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ये सारे परिवर्तन जो होते हैं अभिक्रिया के कारण ही होते हैं। अभिक्रिया का मतलब है कि एक चीज को दूसरे, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाने के बाद कोई ना कोई अनुपात में मिलता है और रिएक्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ही कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। आइए इसके बारे में मैं आपको लिख कर बताता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। ये देखो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ जब भाग लेते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनाते हैं, ये क्या होता है, मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। वो उसमें पहले वाले पदार्थ जैसा नहीं होता, उसका सारा गुण क्या होता है, बदल जाता है। तो एक अलग है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, तो क्या होता है, उसका रंग रूप बदल, जैसे खाना बनता है हमारे घरों में, तो खाने के रूप में हम लोग बहुत सारी चीजें, जैसे सब्जी ही बनाते हैं तो बहुत सारे मटेरियल उसमें डालते हैं, लेकिन डालने के बाद उसका क्या होता है, अलग रूप में बनने के बाद, पकने के बाद अलग रूप में चलाता है। फिर उसको हम लोग उस रूप में नहीं ला सकते हैं, पहले वाले रूप में हम लोग नहीं ला सकते। ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। अब मैं रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे आप लोगों को पिछले क्लास में संकेत एवं सूत्र के बारे में, तत्व के बारे में जाने होंगे। इसी प्रकार से मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, जैसे उदाहरण H2 प्लस O2, यानी कि ये दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा, H2O। ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने पर क्या बन गया, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने में क्या बन गया, जल। हाइड्रोजन देखिए एक अलग प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। लेकिन जब दोनों को अभिक्रिया कराएं तो दोनों को अभिक्रिया कराने पर बना क्या, जल, जो कि दोनों से बिल्कुल भिन्न है। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन ये जल क्या हो गया,
लिक्विड। आप लोगों ने 9th क्लास में, पिछले क्लास में पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा होगा। 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव यानी कि सॉलिड, लिक्विड, और एक तीसरा होता है गैस, जिसको इंग्लिश में भी गैस ही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी नया पदार्थ बना वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हुआ। इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं देता हूं, जैसे कि H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों गैस है, लेकिन दोनों को मिलाने पर जब हम लोग बनाएंगे तो बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि क्या है, एक अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक अम्ल है जो कि मूल पदार्थ से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, यानी कि उसका मूल पदार्थ और जो हमें प्राप्त हुआ वो दोनों अलग अलग है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तब किन किन प्रकार का परिवर्तन होता है, उनमें क्या निकलता है। जैसे कि हम लोग पानी भी गर्म करते हैं तो वो भी एक प्रकार का अभिक्रिया के कारण ही होता। तो गर्म करने के बाद उसके वाष्प के रूप में यानी गैस भी निकलता है। तो हम लोग जानेंगे आपकी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। तो मैं इसे साफ करता हूं। हमारी अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गैस की उत्पत्ति। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो गैस का उत्पन्न होना भी होता है। यानी कि हर एक प्रकार की अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है इसमें गैस नहीं भी उत्पन्न है, लेकिन बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है इसमें क्या होता है, गैस की उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न होती है। जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूं यहाँ पर, जैसे Na प्लस HCl। Na का मतलब होगा सोडियम का संकेत है। सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। तो सोडियम और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। आई दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलने के बाद बन जाता है NaCl, और इसके बाद निकलता है क्या, हाइड्रोजन गैस। जब ये गैस निकलता है तो हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं, एरो का निशान जो होता है ऊपर के रूप में। इसका मतलब हुआ कि गैस है। गैस हमेशा नीचे से क्या होता, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता। तो गैस को हम लोग इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वो गया सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया पहले। इसी प्रकार से और एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जेडेन यानी कि जिंक को अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक को अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। इसके साथ साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड। और इसके साथ साथ क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, गैस की उत्पत्ति। ये हुआ पहला विशेषता। अब हम लोग इसकी दूसरी विशेषता के बारे में जानेंगे।
अब हम लोग इसकी दूसरी विशेषता के बारे में जानेंगे। दूसरा विशेषता होता है हम लोगों को अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप क्या होता है? जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं अपने घरों में दूध होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि दूध फट जाता है, तो दूध को फटने के बाद देखिए कि पानी अलग हो जाता है, उसमें होने जो पानी की मात्रा होती है, और इसके बाद जो होता है वो ठोस के रूप में, मतलब कि पूरी तरीके से ठोस नहीं होता, लेकिन एक अवक्षेप के रूप में क्या होता है वो अलग प्राप्त होता है, तो वही क्या होता है अवक्षेप। तो बहुत सारे अभी क्रियाएं ऐसे होती है जिनमें क्या होता है हमें अवक्षेप भी प्राप्त होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका सिल्वर का संकेत क्या हो जाता है Ag। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, तो इसका संकेत हो जाता है Ag। नाइट्रेट का है, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा क्या सिल्वर क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या बनेगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से क्या होता है अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर क्या अवक्षेप है। अवक्षेप को हम लोग नीचे की ओर बिंदु से दर्शाते हैं, नीचे की ओर तीर की ओर से दर्शाते हैं, क्या हो जाता है अवक्षेप। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और अवक्षेप को हम लोग दर्शाने के लिए एरो का निशान कहाँ देते हैं नीचे की ओर देते हैं। इसी प्रकार से अब तीसरा हम लोग को पढ़ना होता है रंग का परिवर्तन। इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। इसी प्रकार से अब हम लोगों को तीसरा अवस्था पढ़ने के लिए आएगा रंग का परिवर्तन। ये दूसरा हो गया हम लोग के अवक्षेप का बनना, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल, जो कि हमें सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अब तीसरा हम लोगों को पढ़ना होता है इसमें रंग का परिवर्तन। रंग का परिवर्तन, तो रंग का परिवर्तन देखिए किस रूप में होता है। जैसे कि आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए मैं बताता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, जैसे कि रंग में परिवर्तन किस रूप में होता है, एक पात्र ले लिए और इसमें डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र हम लिख लेते हैं KNNO4। पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट में अगर नींबू का रस इसमें अगर बिंदु थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदा करके डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है बैगनी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी। लेकिन अगर ये नींबू का रस अगर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट से नींबू का जो बैगनी रंग होता है, नींबू को डालने से क्या होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रंग में भी क्या होता है परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से आप लोगों को चौथा पढ़ने के लिए आएगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, इसी प्रकार से चौथा होता है पढ़ने के लिए
अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन से इस रूप में होता है जैसे कि आप लोग जल के बारे में जाने कि जल को भी गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प, उस भी ठोस से गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा। उसी प्रकार से जल को अगर ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, उसमें भी क्या हुआ, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार जैसे मोमबत्ती के बारे में कि अगर मोमबत्ती को अगर गर्म करेंगे, ये आपका मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती के जलने के बाद क्या होता है, मोमबत्ती का कुछ भाग, मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है, मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती के मोम का कुछ भाग जलने के बाद वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। कुछ भाग क्या होता है, पिघलने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो इस रूप में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके अलावा एक पंचमा एक विशेषताएं और हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वो होता है इसका ताप में परिवर्तन। ये तीसरा चौथा हो गया अवस्था में परिवर्तन, और पंचमा होता है ताप में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अभिक्रिया होने का एक मुख्य गुण ये भी होता है, ताप में परिवर्तन। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, यानी कि ताप देने के बाद वो क्या होता है, अभिक्रिया होती है। तो वैसी अभिक्रियाएं क्या होती है, और उसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर उष्मा शोष्य अभिक्रियाएं, यानी कि इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि जलने के बाद अगर उसको अभिक्रिया करेंगे तो उष्मा खुद निकालती है, तो वो कहलाती है क्या, उष्मा क्षेपी। तो यहाँ पर दो तरीके के टेम्परेचर परिवर्तन के बाद आपको अभिक्रियाएं पढ़ने के लिए आएगी। एक आता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा निकलती है, तो वो कहलाती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग अक्सर लकड़ी को जलाते हैं, यानी कि लकड़ी मतलब कार्बन, यानी कि लकड़ी में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। जैसे कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन में जलाएं तो ये क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें मिलेगा उष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, उष्मा। तो इसको कहेंगे क्या, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है वो क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी। लेकिन बहुत सारे दूसरा होता है उष्मा शोष्य अभिक्रिया, दूसरा उष्मा शोषी, उष्मा शोष्य अभिक्रिया, उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी में जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं N2 प्लस O2, लेकिन N2 प्लस O2 के साथ साथ इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उष्मा यानी कि हीट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो हीट अब मिलने के बाद बनता है क्या, 2NO, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको 2NO बोलते हैं। तो ये क्या क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में एक और मुख्य चीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। यहां तक हो गया, मैं अब इसे क्लियर करता हूं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग दो रूप में जानते हैं। एक होता है अभिकारक, यानी कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। अब ये अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में कैसे कहलाते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में जानिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूं। जैसे कि H2 प्लस Cl2, अब मिलाने पर ही बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो एक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ H2 और Cl2, इसलिए इसे बोलेंगे क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसी प्रकार से एक और अन्य एग्जाम्पल देते हैं। एक और अन्य एग्जाम्पल, नीचे नहीं पता चलेगा, ऊपर देखते हैं। दूसरा Mg प्लस O2, इसको मिलने पर क्या बन जाएगा, MgO। तो यहां पर Mg प्लस O2 ये क्या हो गया, अभिकारक। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है पहले, तो क्या कहलाएगा, अभिकारक। ये तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बन रहा है MgO, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या कहलाता है, प्रतिफल। अब हम लोग जानेंगे प्रतिफल के बारे में कि प्रतिफल क्या होता है। दूसरा होता है प्रतिफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि H2 अभी देखे थे अभिकारक में H2 प्लस Cl2, इसको मिलने से क्या बना था, 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड से 2 इसको संतुलित करने के लिए लिख दिया। तो देखो अभिक्रिया होने के बाद मिला क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया के बाद मिला इसके फलस्वरूप, तो ये क्या लाएगा, क्या, प्रतिफल का लगेगा। क्या कहलाएगा, प्रतिफल का लगेगा। इसी तरीके से एक अन्य एग्जांपल देखिएगा। अभी देखे थे Mg प्लस O2, इसको अभिक्रिया कराने से क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर A हो गया तो अभिकारक के रूप में, यानी कि अभिकारक। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलकर आया, ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल। ये क्या होगा, प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ में मिलता है क्या कहलाता है, प्रतिफल। मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में तो एक क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हमेशा आता है कि अभिकारक और प्रतिफल के रूप में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो यहाँ तक हो गया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग आगे जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते क्यों हैं। अब आता है हम लोगों को पढ़ने के लिए रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि मैंने बताया था अभी रासायनिक समीकरण के बारे में, पहले इसका एक डिफिनेशन भी, इसके बाद समझाएंगे रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने अभी देखा था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाता था हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर जल रहा था। अब हम लोग पढ़े रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी यानी कि तत्व या पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग तत्वों के बारे में जानते होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो सभी का क्या होता है? सांकेतिक नाम होता है। जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। तो इस तरीके से उसको हम संक्षिप्त नाम है। ऐसे तो ऑक्सीजन लिखता है, अभिक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? O। तो यानी कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि उसका नाम का संक्षिप्त निरूपण यानी कि छोटा रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं और वो भी छोटा रूप में लिखते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे H2 प्लस Cl2 अभी एग्जाम्पल दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा? 2HCl। और रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, उत्पाद और अभिकारक के दोनों ओर के बीच में क्या होता है? एक एरो का निशान दिया जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों को दिखाने के लिए उसमें प्लस का चिन्ह दिया जाता है, न कि माइनस का। अगर यहाँ पर दे दिए H2 माइनस Cl2 तब क्या होगा? गलत। इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका दिया जाता है? प्लस का चिन्ह दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आएगा इसमें गैस, तो गैस के बारे में पीछे पढ़े थे हम लोग। गैस के बारे में ऊपर एरो का निशान होता है, या तो स्मॉल में G लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अवक्षेप, तो अवक्षेप में क्या होता है? नीचे की ओर एरो का निशान होता है। उसी प्रकार से जलीय विलयन, तो जलीय विलयन को संक्षेप में लिखते हैं AQ। उसी प्रकार से अगर ठोस आता है तो ठोस को हम लोग लिखते हैं क्या? संकेत में S के रूप से निर्देशित करते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप। अब इसी को हम लोग लंबा रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग लॉन्ग रूप में लिख सकते हैं क्या? कि हाइड्रोजन को कैलोरी से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये क्या हो गया? इसका एक लॉन्ग रूप हुआ।
इसी लॉन्ग रूप्स को हम लोग शॉर्ट रूप में लिखने के लिए इस समीकरण का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण में दो तरीके का पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम लोग चलिए पढ़ते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित और असंतुलित यानी कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में अब हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पर संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? जैसे संतुलित का मतलब हुआ बराबर। जैसे आप हम लोग तराजू देखे होंगे तो तराजू का दो पलड़ा होता है। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में एक तरफ अभिकारक भाग लेता है, दूसरी तरफ क्या होता है, प्रतिफल मिलता है। तो दोनों तरफ हो गया, यानी दो पलड़ा हो गया। अब दो पलड़ा हो गया तो दोनों पलड़ा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ अगर उसमें जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उसमें जो परमाणु है वो परमाणु क्या होना चाहिए, उनके तत्व के अणु के परमाणु बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, तब वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर दोनों तरफ भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि यानी कि इसका डिफिनेशन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, तत्वों या पदार्थों का परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अगर बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आप ध्यान से समझिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जैसे लिखे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, जैसे H2 प्लस O2 तो बन क्या गया, H2O बन गया, H2O बन गया। अब ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन इधर दो को, H2 का मतलब ऐसे गैसों को अणु के रूप में लिखा था H2 के रूप में, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट करा है कि हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2। लेकिन अब इधर देखिएगा प्रतिफल के रूप में H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो बराबर तो नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, दोनों को दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अपने मन से भी दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा फिर भी। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं बता रहा हूँ और आप भी इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 दोनों तरफ दो है, लेकिन इधर H2 2 और ऑक्सीजन 1। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को 2 करेंगे यहाँ, क्योंकि इधर 2 है तो इधर 2 करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये 2 दूनी 1 क्या हो गया, हाइड्रोजन 4। यहाँ से गुना होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संतुलित करने से कभी भी बाहर में नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए, ऐसा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहाँ लगाया जाता है, पहले। अब यहाँ पर 2 लगाए तो इधर 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया तो ऑक्सीजन तो 2 यहाँ भी, ऑक्सीजन तो यहाँ भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 है तो इसके पहले हम लोग लगा रहे थे क्या, 2। तब 2 दूनी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसा नहीं कि मिला करके यहाँ पर हाइड्रोजन कर दें 4, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2। क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल देखिएगा, H2
प्लस Cl2 के बारे में, तो क्या बनता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दो और क्लोरीन भी दो, लेकिन इस साइड देखिएगा हाइड्रोजन क्लोरीन कितना है, एक एक, तो दो करना है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा 2HCl। ऐसा नहीं कि H2 और Cl2 लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके पहले लगाएंगे। तो क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होगा कि दोनों तरफ अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले समीकरण के दोनों तरफ क्या होता है, उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे H2 प्लस Cl2 के बारे में भी जाने, तो क्या हो गया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिएगा इधर दो क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन, लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन एक क्लोरीन एक, तो क्या हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम Mg प्लस O2, तब क्या बनेगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो देखिए इधर मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन दो, लेकिन इधर मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन कितना, दोनों एक एक है, तो क्या हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि समीकरण संतुलित नहीं है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो समीकरण संतुलित नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर होगा तो समीकरण क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो आज तक नहीं रखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण तक। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले विशेषताओं के बारे में, इसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जाने, और रासायनिक समीकरण में संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, और आज जो भी वीडियो बनाए हैं हम उसे आप ध्यान से देखिएगा। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।